गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम हमारे लेक्चर 7 की बात कर रहे थे और हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी स्केलर क्वांटिटी के बारे में, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, हमने बात कर ली थी डिस्टेंस के बारे में, हमने बात कर ली थी डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मैं आपको एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ कि डिस्टेंस, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस. Its SI unit is meter. It is a scalar quantity. It cannot be negative. Once the body is moving, it is always positive, and it is measured by odometer. Similarly, displacement is the shortest distance between the initial position and final position. It is a vector quantity. Its direction is always from initial position to final position, and it can be negative, it can be zero, and it can be positive. And its magnitude is always less than or equal to the distance covered. ऐसा था। तो अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चंस की। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमको दे रखा है एक बॉडी है जो मूव कर रही है along a curved track of radius r from initial point I to f. तो बॉडी ऐसे गई है, यहाँ से यहाँ तक गई है। आपसे बोला गया डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हमें पता है कि ये जब एक कर्व्ड ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक है, अगर बॉडी इस पे पूरा चलती है एक चक्कर तो ये चलती 2 पाई आर, लेकिन ये सेमी सर्कल के फॉर्म में चल रही है तो बॉडी चलेगी पाई आर। तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? चाहे बॉडी नहीं गई वहां से वहां, लेकिन डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी सीधी लाइन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो देखो ये जो इसका डायमीटर है व्हिच इज इक्वल्स टू द ट्वाइस ऑफ द रेडियस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और कोई आपसे बोले कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है? उधर। अब उधर के लिए हम क्या लिखें, कैसे करें? अगर आपको डायरेक्शन भी बतानी हो तो आप दो एक्सिस बना लीजिए, एक एक्स और एक वाई, और लिख दीजिए द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट, अब यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गया। बॉडी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन गई इस ट्रैक के थ्रू, रेडियस आपको 7 मीटर दे दिया, आपसे डिस्टेंस पूछा तो पाई आर कैलकुलेट किया, पाई की वैल्यू डाली 22/7, आर की वैल्यू 7 मीटर, तो आपका डिस्टेंस आ गया 22 मीटर। और यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी द डायमीटर व्हिच इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द रेडियस, देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी 14 मीटर। नेक्स्ट, अब की बार भी सर्कुलर ट्रैक ही है, लेकिन 1/4 सर्कमफेरेंस बॉडी ने कवर करी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही गई है। तो डिस्टेंस क्या हो गया? 2 पाई आर का 1/4, तो पाई आर बाय 2। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? सीधी लाइन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, ये आपको दिख रहा है 90 डिग्री, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो आपको पता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका, ये आ जाएगा आर रूट 2। नेक्स्ट, इसी पे क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, हमको बोला कि बॉडी 1/4 सर्कमफेरेंस चला बॉडी में, तो डिस्टेंस आपको पता है, फॉर्मूले से अभी निकाल के बताया था, पाई आर बाय 2, पाई इंटू 7/2 सॉल्व किया तो 11 मीटर्स आ गया, और डिस्प्लेसमेंट वही आर रूट 2, तो 7 रूट 2 मीटर। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, 7 इंटू 1.41 मीटर विच इज इक्वल टू 7 7 7 4 28, 7 7 8 9 9.87 मीटर। तो इस तरह से हम हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले जो क्वेश्चन है, यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी? अब यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी? वैसे तो हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे निकालें डायरेक्शन? तो आप ऐसे बोल दीजिए जैसे ये 90 डिग्री है, तो आपको पता है ये दोनों बराबर है, तो ये ऑब्वियस सी बात है 45 45 होगा। तो आप बोल दीजिए, आप बोल देंगे एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस टुवर्ड्स वाई एक्सिस, ये बोल सकते हैं। अगर आप इसको ईस्ट बोल रहे हैं, इसको नॉर्थ बोल रहे हैं, तो आप इसको नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह का हाई फाई क्वेश्चन जो जिसमें डायरेक्शन आपसे पूछी जाए वो आपसे नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि फिर वो क्लास 11th का बन जाता है और उसमें हायर वेक्टर एनालिसिस हमें चाहिए होता है जो आपको नहीं आता। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक स्क्वायर फील्ड है, ये एक स्क्वायर फील्ड है, और बॉडी ने चालू किया, ए से बॉडी गई पहले बी 5 मीटर्स, फिर बी से गई सी 5 मीटर्स, और फिर सी से गई डी
5 meters। ये आपको बोला है A is the initial position and D is the final position। आपसे बोला है find distance and magnitude of displacement, दोनों चीजें आपसे यहाँ पर पूछी है। तो बहुत आसान सा है क्वेश्चन। डिस्टेंस आपको निकालना है, तो एक्चुअल पाथ कितना चली, पहले AB फिर BC फिर CD, तीनों ही 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर। तो योर आंसर फॉर द डिस्टेंस विल बी 15 मीटर। द बॉडी हैज कवर्ड 15 मीटर्स। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सीधी लाइन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया AD व्हिच इज जस्ट 5 मीटर्स। और अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे फ्रॉम A टू D, या साइड में एक्सिस बना के भी आप कर सकते हो, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ जो थोड़ी हायर क्लासेस में जाके मिलती है, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं चाहता हूँ कि आप समझ लें। देखिए हम जानते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस। अब क्या है, वेक्टर्स कहते हैं कि अगर आपको कोई डायरेक्शन बतानी है तो उसके लिए वी यूज यूनिट वेक्टर। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज 1 एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर की पहचान टोपी का निशान। फॉर एग्जांपल देखो ये आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ए एक वेक्टर है, तो उसकी डायरेक्शन मतलब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कौन हो गया, ए कैप। बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कौन हो गया, बी कैप। तो जैसे आपको सी वेक्टर चाहिए, तो सी वेक्टर के पास दो चीज होगी, एक तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। डी वेक्टर के पास दो चीज होगी, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डी वेक्टर की डायरेक्शन। तो व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 1 and its direction is in the direction of given vector. For example, d cap की डायरेक्शन d वेक्टर के अलोंग होगी, c cap की डायरेक्शन c वेक्टर के अलोंग होगी, p cap की डायरेक्शन p वेक्टर के अलोंग होगी। लेकिन मुझे इन सारे वेक्टरों से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है x एक्सिस माइनस x प्लस y माइनस y प्लस z और माइनस z। तो ये वेक्टर एनालिसिस में फिक्स्ड है कि x एक्सिस की डायरेक्शन को या तो आप x कैप लिख दो या i कैप। तो i कैप का मतलब क्या हो गया, उधर, माइनस i कैप का मतलब क्या हो गया, उधर, j कैप का मतलब क्या हो गया, ऊपर, माइनस j कैप का मतलब क्या हो गया, नीचे, k कैप का मतलब क्या हो गया, बाहर, माइनस k कैप का मतलब क्या हो गया, अंदर। तो जो बच्चे एनटीएससी के लिए आगे तैयार कर रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं ये वाली बात कि अगर आपको बोले 10 i कैप मीटर्स चलिए, तो मतलब मुझे 10 मीटर पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ चलना है, यही है इसका मतलब। तो यूनिट वेक्टर की पहचान टोपी का निशान एंड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1 and unit vector is the vector whose magnitude is 1 and its direction is in the direction of given vector। तो देखो जैसे यहाँ की हम बात कर रहे हैं, कहाँ था हमारा क्वेश्चन, ये रहा। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हो कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 i कैप मीटर या 5 x कैप मीटर। लेकिन ये हाई फाई बात हो जाएगी, क्लास 11th लेवल की बात हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा समझाना था, बहुत इजी था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर आके ये बात समझा दी। तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा पाथ है और कोई आपसे बोले कि भाई आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो आप उस टेढ़े मेढ़े पाथ पर एक थ्रेड को डाल दीजिए और उस थ्रेड को स्केल पे मेजर कर लीजिए, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। What is displacement? Displacement is a सीधी line from initial position to final position हमारी होती है displacement, और displacement की डायरेक्शन भी होती है from initial position to final position। ये जरूरी नहीं है कि हम डिस्प्लेसमेंट वाले पाथ से जाएं, क्योंकि कोशिश हर इंसान यही करता है कि वो डिस्प्लेसमेंट वाले पाथ से जाए, लेकिन जब मजबूर है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से और सामने जाना है होप सर्कस तक और बीच में बहुत सारे घर हैं,
तो भाई मैं तो ट्रैक लेते हुए जाऊंगा, मैं तो मेरा डिस्टेंस कवर करते ही जाऊंगा, लेकिन मेरे से कोई पूछेगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन योर हाउस एंड होप सर्कस, देन आई मस्ट से दैट विल बी अ सीधी लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट होप सर्कस। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आया था स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड का रिश्ता डिस्टेंस से है, वेलोसिटी का रिश्ता डिस्प्लेसमेंट से है। एक सेकंड में एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया वही उसकी स्पीड है। द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज नोन एज स्पीड। अब क्या होता है जब रेट वर्ड हम यूज करते हैं, तो रेट वर्ड मतलब बाय डिफॉल्ट डिवाइड बाय टाइम। अगर हम बोले रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डिवाइड करो एक्स से। अगर हम बोले रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई तो डिवाइड करो वाई से। सो द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नोन एज स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवर्स्ड बाय द बॉडी इज नोन एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर है और ये वेक्टर है। डेफिनेशन अभी मैंने बोली, आप उसमें से नोट करेंगे। ऐसा यूनिट दोनों की मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन होगी। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जैसे डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता मूविंग बॉडी का, जीरो नहीं हो सकता मूविंग बॉडी का, उसी तरह मूविंग बॉडी की स्पीड ट्रांसलेटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसलेटरी मूविंग बॉडी की स्पीड जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। Therefore, velocity can also be negative, positive or zero. Where similar to displacement, the negative sign of velocity is telling you about the direction. So, एक सेकंड में एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसकी स्पीड, एक सेकंड में एक बॉडी की कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुई या हो सकती थी is known as its velocity. Speed is scalar, velocity is vector. It will obey simple algebra, it will obey vector algebra. दोनों की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। ये नेगेटिव नहीं होगी मूविंग बॉडी के लिए, ये जीरो नहीं होगी, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये जीरो भी हो सकती है और ये पॉजिटिव भी हो सकती है। Similar, when a body is moving in a straight direction, in a straight line, when a body is moving in a straight line without changing the direction, then you know that the distance is equal to the magnitude of displacement. In that case, the speed of the body will be equal to the magnitude of the velocity. अरे भैया डिस्टेंस, एक सेकंड का डिस्टेंस ही तो स्पीड है और एक सेकंड की डिस्प्लेसमेंट ही तो वेलोसिटी है। तो जब बॉडी एक सीधी लाइन में जाएगी विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन तो उसका डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, तो उसकी स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। हमें चार तरीके की स्पीड पढ़नी है, हमें चार तरीके की वेलोसिटी पढ़नी है। चार तरीके की स्पीड, पहली स्पीड हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरी एवरेज स्पीड, फोर्थ इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये ऐसे बोल दो, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। उसी तरह चार तरीके की हमें वेलोसिटी की बात करनी पड़ेगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये जो चार तरीके की स्पीड है, चार तरीके की वेलोसिटी है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और आपको बोलना चाहता हूं कि आप उसको सोचने के लिए मजबूर हो। एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैं बोल रहा हूं दो वेक्टर्स बराबर हैं, कब? उनके मैग्नीट्यूड बराबर है तब,
उनकी डायरेक्शन बराबर है तब, या उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन बराबर है तब। तो आप इस बात को सोच के रखेंगे कि दो वेक्टर्स कब बराबर होंगे, जब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे तब, या दोनों की डायरेक्शन बराबर होगी तब, या दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर होंगे तब। थैंक यू वेरी मच। आप आज नोट्स मैंने बोर्ड पे बहुत कम लिखे हैं लेकिन बोले हैं, आपको प्लीज वो नोट्स नोट करने हैं। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।